Okay, so hi everyone, this is going to be the second video on statistical mechanics, and today we're going to discuss counting. So counting आप लोगों ने 11th और 12th क्लास में अपने स्कूल में फैक्टोरियल नोटेशन और NPR, NCR और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो स्टैटमेक में हमको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। So if you are not familiar with these, if you are familiar with these but you have forgotten them over time because of 4-5 साल हो गए होंगे वो सब किए हुए, तो this video is then for you. Otherwise अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं then you can wait for the next video. Then this will not do a lot of justice to you. Okay, so now let us get started. First of all, we are going to discuss the fundamental principle of counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक प्रोसेस को करने के m तरीके हैं और उसको करने के बाद फॉलोइंग विच एक दूसरी प्रोसेस है जिसको करने के तुम्हारे पास n तरीके हैं n। तो इन दोनों प्रोसेसेस को साथ में करने के जो टोटल नंबर ऑफ तरीके बनेंगे वो बनेंगे m into n is equal to mn। अब इसका रीज़न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको और बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो फर्स्ट इवेंट आप m तरीके से कर सकते थे, फॉलोइंग विच आप सेकंड इवेंट n तरीके से कर सकते थे, थर्ड इवेंट आप q तरीके से कर सकते थे, फोर्थ इवेंट आप r तरीके से कर सकते थे, ऐसे ऐसे करके। तो टोटल उनको सारों को अगर इकट्ठे करना हो वन आफ्टर द अदर, देन आपके पास सारे के सारे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक 5 लेटर्स हैं और S T P Q R, तो हम इन 5 लेटर्स की जगहों पर इन 5 लेटर्स को कैसे कितने तरीकों से लगा सकते हैं सच दैट रेपिटेशंस आर ऑलवेज अलाउड। तो हम यूज कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट वाले में हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, सेकंड में भी हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, थर्ड में भी हमारे पास 5 है, फोर्थ में भी 5 है और फिफ्थ में भी 5 है। तो बेसिकली 5 की पावर 5। अगर रेपिटेशंस अलाउड नहीं होती तो फर्स्ट में हमारे पास 5 चॉइसेस होती, सेकंड में अपने पास 4 चॉइसेस होती, थर्ड में अपने पास 3 होती और ऐसे करके ये बन जाता अपने पास 5 फैक्टोरियल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक और इसी तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, बट दैट वन हैज़ टू बी कंसिडर्ड केयरफुली। ध्यान से देखो इसको। अब क्या है, मान लो हमको एक वर्ड दिया हुआ है राजा, RAJA, और हमसे पूछा गया है कि भैया तुमको ये 4 प्लेसेस दे रखी हैं और इन 4 प्लेसेस में हमको क्या करना है, इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है सच दैट देयर आर नो रेपिटेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दिस। नाउ दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट A is coming here twice. How will we solve this problem? Very easy. What we will do is, शुरू में हम क्या करते हैं, A इस वाले को और A इस वाले को अलग अलग मान लेते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जगह पर हमारे पास कितने अवेलेबल है लेटर्स लगाने के लिए, 4, सेकेंड वाली पर 3, थर्ड वाली पर 2 और फोर्थ वाली पर 1, 4 फैक्टोरियल। तो इसके जो अभी जो 4 फैक्टोरियल हमने निकाला है यानी कि 24, आई थिंक 24, हाँ, तो ये जो 24 तरीके बनेंगे इसको ऐसे लगाने के, वो कुछ इस तरीके के होंगे, RJ A1 A2, RJ A2 A1 और JR A1 A2 और JR A2 A1। इस तरीके से 24 बनेंगे टोटल मिलाकर।
तो आप ध्यान से देखो, एज लॉन्ग एज A1 और A2 की पोजीशन सेम है, A1 और A2 जो हैं उनकी पोजीशंस जो ही हैं 3 और 4 पे ही हैं, बाकी जो है पूरा का पूरा सिस्टम सेम है, सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। कहने का मतलब ये है कि इन दो के अंदर, इन दो के अंदर A1 और A2 की अगर वो छोड़ दें हम, तो बाकी सब कुछ सेम है, इन दो के अंदर भी सेम स्टोरी है। सो बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, जो हमने 24 नंबर काउंट किया है, 24, इसके अंदर ये दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं और इनको हमको अब सेम करना है, यानी हमको कुछ घटाने हैं एक्चुअल नंबर से। 24 इज नॉट द राइट नंबर, क्योंकि उसके अंदर A1 A2 और A2 A1 को अलग अलग कंसिडर किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम ये देख पा रहे हैं कि A1 और A2 आर टू नंबर्स, टू लेटर्स, so these can be arranged in 2 factorial ways। यहाँ पे देखो 2 factorial ways में अरेंज हो रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो एक आना चाहिए था वो 2 factorial टाइम्स ज़्यादा आ गया। सिमिलरली यहाँ पर, तो बेसिकली अगर हमको एक्चुअल एक्सप्रेशन चाहिए होगा कितने नंबर ऑफ वेज हैं राजा को लिखने के, तो हमको इस पूरे को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल क्यों बोला मैंने, 2 क्यों नहीं बोला, बिकॉज अगर राजा यहाँ पे लिखा होता और ये डबल ए लगा होता एंड में, तो यहाँ पे राजा का A1 A2 A3 हो जाता, और तब यहाँ पे A1 A2 A3 बनता, A2 A1 A3 इस तरीके का कुछ बनता। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल विद दीज would not have been 3, it would have been 3 factorial। you can calculate it yourself, कोई इसमें बहुत इंटेलिजेंट वाली वो बात नहीं है। तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता टोटल नंबर को, जो कि आ जाता 5 फैक्टोरियल, और हम उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो ये अपने पास बन गया है एक्चुअल जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज लेटर्स टुगेदर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये होता, तो इसका भी अगेन N1 N2 रख लो, इसको A1 A2 A3। नंबर ऑफ वेज हाउ टू अरेंज दीज, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड यू कैन फिगर आउट द रीजन वाई। वेरी सिंपल, A1 A2 A3 के लिए 3 फैक्टोरियल आया है और N1 N2 के लिए 2 फैक्टोरियल आया है। सो I hope you have understood this, because this is very fundamental to the fundamental principle of counting। एंड अगर वो आ जाए तो आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, वो सब समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड कि यहाँ पर मैं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बिकॉज हमारा मोटिव उसको फिजिक्स में अप्लाई करना है, ना कि उसकी बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स में जाना। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी more explicitly, then maybe try to look up some available material online। Okay, so बात कर लेते हैं। तो हमने अभी बात की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग की, और हमने बात की अगर रेपिटेशन हो रहे हो तो नंबर ऑफ वेज हम कैसे लिखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल। इसकी एक मैं थ्योरम पहले जनरलाइज कर देता हूँ। सपोज यू वांट टू अरेंज m ऑब्जेक्ट्स को तुमको अरेंज करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, m फैक्टोरियल, और अगर उसके अंदर n1 नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो n1 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो, इनटू किसी और ऑब्जेक्ट के n2 रेपिटेशन है तो n2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दो। ऐसे ऐसे कर कर जितने भी तुम्हारे बन रहे हैं उनसे तुम उनको डिवाइड कर दो। तो इस नोटेशन को लिखने का थोड़ा सा एक फैंसी तरीका होता है जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो अभी से फेमिलियर हो जाते हैं। उसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ni फैक्टोरियल, और यहाँ पर पाई, जैसे हम समेशन ये वाला सिंबल सम करने के लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज क्लियर। ओके, pretty elementary stuff। Now let us
move forward and discuss what permutations are. परम्यूटेशंस जो होती हैं, इसका क्या मतलब होता है? मान लो तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और तुमको उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। ओके, वन बाय वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो दिस। एक बार में सिलेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, वन बाय वन। तो पहली बात तो परम्यूटेशन जब तुम बोलते हो तो तुम कहते हो वन बाय वन। तुमने अगर सेलेक्ट किया, मान लो तुमने 3 चीजें सेलेक्ट करनी थी 5 में से, तो मान लो तुमने पहले 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया और 2 1 3 सेलेक्ट कर लिया। दीज हैव टू बी कंसिडर्ड डिफरेंटली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में ऑर्डर मैटर्स। वन बाय वन सेलेक्ट करने में, परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर्स। तो अब हम डिराइव करेंगे कि n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, गिवन दैट order matters. Okay, so very simple, we can derive this pretty easily. First of all, अगर हमारे पास r खाली जगह बची हुई है भरने के लिए, तो फर्स्ट वाली जगह पर हमारे पास कितने ऑप्शंस है भरने के लिए? n है। जैसे हम अगली पर पहुंचेंगे तो एक भर चुका होगा, तो n-1 तरीके बच जाएंगे। ऐसे 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 जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो rth तक आते आते अपने पास बन जाएगा n-r-1। आई थिंक ये, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये ऑटो शेप हो गया है n-r-1। ओके, तो बेसिकली अपने पास तरीके कितने बने? n-1 n-r+1। नाउ ये उतना ज़्यादा एक फैंसी चीज़ नहीं लग रही है देखकर, सो लेट अस write this in a different form. Let us multiply this and divide this by n-r factorial. Notice that these questions do not have much meaning if you take r greater than n. I think that's pretty obvious. So n-r factorial here, यहाँ पर आ गया ये। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है n-r फैक्टोरियल। तो ये तरीके हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर जो बन रहा है। ओके, सो फार सो गुड। अब इस चीज़ को बोलते हैं परम्यूटेशन, जो मैंने यहाँ पर नोटेशन बनाई है, नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वांट टू, because I don't think I've already done that, I would like to explain a bit about the fundamental principle of counting or the fundamental theorem of counting to the beginner, कि ये why this is true, and after a bit of analysis you realize that this has to be true. So एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। कॉम्बिनेशन पे जस्ट हम जंप करेंगे। अभी हम परम्यूटेशंस पे हैं, जस्ट एक कॉम्बिनेशन टॉपिक रह गया है उस, लेकिन कॉम्बिनेशन करने से पहले एक बार मैं FTC का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का, एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि why it works and why it couldn't have been any other way. So first of all, मान लो कि किसी क्लास में 22 बच्चे हैं। अगर क्लास में 22 बच्चे हैं और मान लो उसी क्लास के अंदर यार 2 बेंचेस हैं, ये 1 और ये 2। अब तुमसे कोई पूछता है कि अच्छा, इन 22 बच्चों के नाम कहाँ से कहाँ तक हैं? A से लेकर V तक। तुमसे कोई पूछता है कि कितने तरीकों से तुम बच्चों को इन पर बिठा सकते हो, सच दैट
ए यहाँ पर बैठा और बी यहाँ पर बैठा इज डिफरेंट फ्रॉम बी यहाँ पर बैठा, ए यहाँ पर बैठा। ठीक, तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे बताओगे? आंसर हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद वी विल ट्राई टू स्टडी व्हाई दैट आंसर इज ट्रू। पहली सीट पर बिठाने के लिए तुम्हारे पास 22 बच्चे हैं, ए से बी तक कोई भी, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पर किसी को बिठा दिया तो यू हैव 21 ऑप्शन हियर। तो हो गया ये 22 इंटू 21, आ जाएगा 462। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज ट्रू। दिस इज वेरी सिंपल। ऐसा करते हैं, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ टेबल और समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो हमने फर्स्ट टेबल पर ए को बिठा दिया, फर्स्ट बेंच पर हमने ए को बिठा दिया, तो बी से लेके वी तक 21 और बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ए जब यहाँ बैठा है तो 21 तरीके बन जाएंगे बच्चों को बिठाने के। सिमिलरली जब यहाँ पर बी है तब यहाँ पर फिर से 21 तरीके बचेंगे, ए और सी से लेकर बी तक। जब हम सी को यहाँ बिठाया है, सी को जब हमने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर फिर से ए बी और डी से लेकर वी तक, तो यहाँ पर फिर से 21 हो गए। So you can see that this process continues till we have V sitting here, and he also has 21 number of V's in which the two people on the seat can be arranged. So this is basically the process of adding 21 22 times, which is basically 21 into 22. कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग डज नॉट टेल एनीथिंग एक्सेप्ट दैट इसके तरीके m हैं, इसके तरीके n हैं, तो इसके हर एक तरीके के लिए इसके n तरीके हैं, तो n को तुम m बार ऐड कर दोगे तो तुम्हारा mn ही आएगा, नथिंग फैंसी इन दिस। ओके, अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई गेस द वीडियो इज गेटिंग अ बिट लॉन्ग, बट दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो नाउ वी गेट टू द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, बट लेट्स थिंक अबाउट इट। अब मान लो हमारे पास स्कूल में 3 बच्चे हैं जो बहुत अच्छी रेसलिंग करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत वेल बिल्ट हैं, और हमको स्कूल की टीम के लिए 2 रेसलर चाहिए। ठीक है, अब हमको 2 रेसलर अगर चाहिए तो मान लो इन बच्चों के नाम थे ए बी सी। अब स्कूल की जो टीम जाएगी, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ फर्स्ट ए इज सिलेक्टेड देन बी और फर्स्ट बी सिलेक्टेड देन ए। इन शॉर्ट द ऑर्डर डज नॉट मैटर इन दिस केस। जब हमको बच्चों को सीट्स पर बिठाना था, यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई खिड़की हो और बच्चे को यहाँ बैठना पसंद ना हो और दूसरे बच्चे को यहाँ बैठना पसंद हो, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस। बट कई सिचुएशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उन सिचुएशंस के लिए परम्यूटेशंस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू डील विद द प्रॉब्लम। यू डील विद कॉम्बिनेशंस। इस केस में बेसिकली अपने पास प्रॉब्लम क्या थी, यू हैव टू सिलेक्ट 2 people out of 3 given that the order does not matter। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अब देख लेते हैं। अब हमको अगर 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं 3 में से, तो हम पहले एक बार उसके परम्यूटेशन लेते हैं कि क्या बनेंगे। परम्यूटेशंस अपने पास बनेंगे, लुक एट दिस केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट। ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी बी, यही बनेंगे। ओके, और एक्चुअल टीम्स कितनी बन सकती हैं हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि चाहिए तो हमको कॉम्बिनेशन। टीम्स कितनी बन सकती हैं हम ये भी देख सकते हैं, या तो ए या बी हो जाएंगे सर, या बी या सी हो जाएंगे, या ए या सी हो जाएंगे। सो वी कैन सी कि ये भी इसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये भी, और ये भी इसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये भी इसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये भी।
So how do we solve this problem? First of all, we will calculate the number of permutations. Permutations हम कैसे निकालेंगे? You have to select two people out of three. So you will simply write 3p2. Okay. And in order to solve this problem of repetition, you can see that this AB, this is repeating two times. Okay. We will see that in principle what matters is the factorial. So this is basically repeating 2 factorial times, and in order to cancel those extra terms ye, 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 you have to divide by 2 factorial here, ताकि तुमको पता चले कि actual number of teams बन कितनी सकती है. This will basically be 3 factorial by 2 factorial, 3 minus 2 का factorial is equal to इस नोटेशन को हम बोल देते हैं 3c2. इस नोटेशन को हम बोल देते हैं 3c2. So this is the process of combining many students together and taking care of not caring about the order. कुछ भी ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रैक्टिकल सिचुएशंस हम सोच सकते हैं क्या बनेंगी. इसके अंदर टीम सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर क्यों करता है ये भी हमने देख लिया. तो इन जनरल अगर हमारे पास n चीज़ों में से हमको r चीज़ें सेलेक्ट करनी है सच दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये तरीके अपने पास पूरी प्रोसेस को करने के बनते हैं, एंड दिस इज नोन एज NCR. अच्छा, यहाँ पर फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, सिर्फ r क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो 2 था, मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया? रीज़न ये है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में. अगर अपने पास A, B, C, D होता, हमको 3 बच्चे सेलेक्ट करने होते, तो हम पहले परम्यूटेशन लिख लेते. वो क्या आ जाते? ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, CAB, इस तरह का कुछ आता. और फिर हम इसके बाद, अभी तो सिर्फ A, B और C की टीम के परम्यूटेशन है ये, B, C, D के ही बनते और कोई बनते. टोटल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सेम टीम के लिए 3 नहीं आ रही हैं टर्म्स रिडंडेंट, 3 फैक्टोरियल टर्म्स आ रही हैं. इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि 3 टर्म्स को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है. यहाँ पर 3 चॉइसेस, यहाँ पर 2 चॉइसेस और यहाँ पर 1 चॉइस. तो इसीलिए हमने ऊपर क्या करा, हमने r फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ना कि r से. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग वेयर आई डिड नॉट डू वेल while making this video, and please tell me whether it is whether there is something that you could not understand in this, so that I can explain in the comments. So thank you very much for watching, and I'll see you in the next video.